तो जिस तरह से ग्रेविटेशन में हमने न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ होता है ना। और ये कूलम्ब्स लॉ बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स between the two charges F is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between the charges, where Q1 and Q2 are the 2 point charges and R is separation between the two charges, है ना। तो अगर इसको हम लोग एक फिगर से समझें तो फिगर में हमारे पास दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज। एक हो गया ये Q1 और दूसरा चार्ज हो गया Q2। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है R, है ना। तो दो पॉइंट चार्ज अगर R डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, where 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट is a proportionality constant and it has value approximately equal to 9 into 10 to the power 9। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 to the power -12 और यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब जो परमिटिविटी होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसे समझें कि जैसे सॉइल है तो सॉइल में पोर्स होते हैं और पोर्स से हो करके वाटर फ्लो करता है सॉइल के अंदर। ठीक, तो जिस सॉइल की परमिटिविटी ज़्यादा होगी उसमें से कम वाटर फ्लो करेगा, है ना। और जिस सॉइल में परमिटिविटी कम होगी उसमें से ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा, है ना। तो वैसे ही कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे ही अगर कोई मीडियम है, मान लेते हैं कि कोई गैस है या कोई वाटर हो गया या कोई मेटल हो गया, है ना, उनके बीच में दो चार्जेस रख दिए गए ना। तो अगर मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो उसमें से जो फोर्स लगेगा, फोर्स कम लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, और
उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो भी कम हो जाएंगी, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा या ज़्यादा होगा, है ना। जैसे हमने किसी कम परमिटिविटी वाले मीडियम से ज़्यादा परमिटिविटी वाले मीडियम में अगर सिस्टम को, चार्ज के सिस्टम को रख दिया तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो कम हो जाती है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है उस मीडियम में, है ना। हालांकि अभी हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में जानना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हम लोग जान गए, और ये तो वैक्यूम की परमिटिविटी है, किसी मीडियम की परमिटिविटी भी होती है ना। एप्सिलॉन लिखा जा सकता है इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम is equal to epsilon naught into epsilon r, where epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught is equal to, इसमें जो एप्सिलॉन है इस एप्सिलॉन को कहते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और ये जो एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन आर, इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अगर रिलेटिव का मतलब हुआ कि एक मीडियम जो है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी की परमिटिविटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, इसको जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी of a medium is also known as dielectric constant of medium, है ना। तो अगर हम ऐसे समझें कि जो एप्सिलॉन आर है ये हो गया एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको हम लोग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये जो अपना फॉर्मूला है Q1 और Q2 दो चार्जेज के बीच में फोर्स का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम लोग चेंज कर देंगे अगर जो सिस्टम है वो किसी मीडियम में रख दिया गया, है ना। तो जैसे ये दो चार्जेस दिए गए हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग एप्सिलॉन आर के टर्म में लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1/Q2 इंटू आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यहाँ से अगर एप्सिलॉन का वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसको आप देखेंगे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू फोर्स between the charges in vacuum divided by एप्सिलॉन आर, और ये हो गया फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। तो अगर इस फॉर्मूले को देखें, है ना, तो देखने से पता चलेगा कि किसी मीडियम में जाने पर जो फोर्स है वो पहले से कम हो जाता है ना, कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, सिर्फ वैक्यूम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा, है ना। तो अदरवाइज कहीं भी जाएंगे तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि मीडियम में, किसी मीडियम में जाने पर जो है फोर्स की वैल्यू पहले से कम हो जाती है, ठीक। तो ये तो हो गया फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक। अब आते हैं इसके वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब, है ना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब आर क्या है, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ a charge with respect to another charge। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे अपने पास एक चार्ज दिया गया है Q1 और दूसरा चार्ज दिया गया है Q2, ठीक। तो जो चार्ज Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि R1 है ना। इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और जो चार्ज Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक। इनको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये अपना y एक्सिस हो गया और ये अपना x एक्सिस हो गया, ठीक। तो अगर हमें निकालना हो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 इंटू R21 वेक्टर
डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से इस कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, है ना। R2 माइनस R1 क्या आएगा, R2 माइनस R1 का डायरेक्शन आएगा इधर, ये हुआ R2 माइनस R1। तो देखेंगे अगर Q1 पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 के कारण से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो बिल्कुल R2 माइनस R1 के डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा F21, और इसीलिए F21 का डायरेक्शन R2 माइनस R1 की तरफ या R21 की तरफ हो जाएगा। तो अभी जो हमने कूलम्स का फॉर्मूला और लॉस देखे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में फिर से समझते हैं, है ना। तो ये जो कूलम्स लॉ है, ये एक्चुअली में दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ये दो पॉइंट चार्ज हो गए Q1 और Q2, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R, है ना। ये जो सेपरेशन है ये है R, और ये हो गए अपने दो पॉइंट चार्जेस। तो इनके बीच में जो फोर्स है उसको हमने स्केलर फॉर्म में लिखा था कुछ इस तरह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ठीक है। यहाँ पर हमने किसी मीडियम की परमिटिविटी नहीं रखी है, हमने क्या किया है, इसको जस्ट हमने वैक्यूम में रखा है। तो वैक्यूम वाला फॉर्मूला ही ज़्यादातर यूज़ में आता है, इसलिए वैक्यूम की परमिटिविटी को हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर फॉर्म वाला फॉर्मूला। इस स्केलर फॉर्म वाले फॉर्मूले को हम लोग देख सकते हैं कि इसमें दो चार्जेज हैं और दो चार्जेज हैं Q1 Q2, और उनके बीच में सेपरेशन है R। तो R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये जो है इसको स्केलर फॉर्मूला कहा जा सकता है। उसी तरह से एक वेक्टर फॉर्मूला होता है, तो वेक्टर फॉर्मूले को हम लोग फिर से वैक्यूम में ही, वैक्यूम मीडियम मानकर ही उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये जो फोर्स होता है वेक्टर फॉर्म में, ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉड का होल क्यूब, है ना। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, इसका जो कूलम्स फॉर्मूला है उसका ये वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो R2 माइनस R1, यानी जो दो चार्जेज होंगे उनको मिलाने वाला जो लाइन होगा, जो डायरेक्शन होगा, उसके पैरेलल आएगा ये फोर्स का डायरेक्शन, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्स का फॉर्मूला है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हम लोग जानते हैं। पहला तो ये है कि ये दो पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम,
है ना। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। साथ में ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज experimental formula, so it does not have any derivations। तो ध्यान रखना है कि ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, इसलिए इस फॉर्मूले का हमने कोई डेरिवेशन नहीं बताया, जस्ट हमने फॉर्मूला आपको लिख करके बताया है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ये जो फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स हमने लिखा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है और इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है या फील्ड होता है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आती है। अच्छा, ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है। दिस फोर्स इज a central force, this force is a central force, so angular momentum of one point charge is conserved with respect to the other point charge। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो फोर्स है ये हमेशा दोनों पॉइंट चार्जेज को जो मिलाने वाला लाइन है उसी के अलोंग लगता है। दिस फोर्स एक्ट्स ओनली अलोंग the line joining of 2 point charges। तो इतनी सारी बातों का हमें इसमें ध्यान रखना है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये स्केलर फॉर्म हो गया और ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर अगर ऐसे समझें कि एक Q1 चार्ज है, Q1 के कारण से Q2 पर फोर्स निकालेंगे तो इसको हम लिखते हैं F21, है ना। मतलब कि पहले वाले Q1 के कारण से Q2 पर फोर्स निकालेंगे तो वो आएगा F21 और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स आएगा। ठीक है, और वो R2 माइनस R1 के डायरेक्शन में ही आएगा। तो अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक तो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। तो एक एग्जाम्पल करते हैं कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड। इसमें देखेंगे कि हमें 2 चार्जेस दिए गए हैं, QA और QB। QA जो है इस पर इसका चार्ज है 100 माइक्रोकूलम और जो QB है इसका चार्ज है 200 माइक्रोकूलम। जो चार्ज QA है इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट बताया गया है हमें 1 0 2 और जो चार्ज B है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट बताया गया 4 4 2।
है ना। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक, एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है फाइंड वेक्टर एफ द फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू चार्ज एट A, है ना। A पर एक चार्ज है और B पर एक चार्ज है, तो B वाले पर फोर्स निकालना है A के कारण से। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो ये हमें एक वेक्टर निकालना है। तो इसका पहला पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहला पार्ट में जस्ट फोर्स निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ जो चार्ज है 100 माइक्रोकूलम्ब इंटू 200 माइक्रोकूलम्ब डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकालना है। तो दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो पहले इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। यह आएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाला हमने, प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेकिन हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करना है ना, तो इसका पावर 2 रखेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। तो दूसरे पार्ट में हमें कहा गया कि इस पर फोर्स निकालना है A के कारण से, B पर फोर्स निकालना है A के कारण से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं FBA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 RBA डिवाइडेड बाई RBA का होल स्क्वायर, होल क्यूब, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RBA का स्क्वायर इंटू, इसको लिख सकते हैं RBA डिवाइडेड बाई RBA वेक्टर डिवाइडेड बाई RBA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये देखेंगे वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो एक यूनिट वेक्टर आएगा, है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RBA का स्क्वायर इंटू, इसको हम लोग एक यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, इसको RBA के डायरेक्शन में, है ना। तो जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, ये आया है 7.2 न्यूटन आया है। ठीक, और इसको अगर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स वेक्टर आ जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग RBA वेक्टर निकालते हैं। ठीक, RBA के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर को
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो RBA वेक्टर क्या आएगा देखेंगे, इनका जो कोऑर्डिनेट है उसमें से इस कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, आएगा 4 - 1 i कैप, 4 - 1 i कैप प्लस यहाँ पर 4 - 0 j कैप, 4 - 0 j कैप प्लस 2 - 2 k कैप, 2 - 2 k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो यह आएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये फाइनली आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो ये जो फाइनली फोर्स आएगा FBA, हमें FBA पूछा गया था और FBA का वैल्यू हमने यहाँ देखेंगे तो इतना लाया था, तो इसमें 7.2 ऐसे ही रख देंगे इनटू जो RBA है, ये यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया है जो कि इतना आया था। तो इसको रखते हैं यहाँ पर, तो यूनिट वेक्टर रखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो फाइनली ये अपना आंसर हो जाएगा 7.2 बाई 5, 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन। तो देखेंगे कि इस फॉर्मूले में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है।